हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स विद सारंग चैनल में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th। तो क्लास 10th से क्लास 11th में जो स्टूडेंट्स आए हैं, सबसे पहला चैप्टर जो आप देखेंगे क्लास 11th के अंदर वो है फिजिकल वर्ल्ड। तो अब आप ये देखेंगे कि यार ये तो सब कुछ थ्योरी है, क्या इसमें से भी क्वेश्चंस बनेंगे? ऐसा नहीं है। फिजिकल वर्ल्ड से कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला आपके एग्जाम में, या वो आपका प्री मिड हो, कुछ भी हो, आप प्री बोर्ड दे रहे हो, बोर्ड्स दे रहे हो, या आने वाला होम बोर्ड हो, जो भी हो, किसी भी एग्जाम में आपसे क्लास 11th के चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड से कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। लेकिन फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का ओवरव्यू देने के लिए आने वाली क्लास में आप क्या पढ़ेंगे, क्लास 11th में भी और क्लास 12th में भी आप क्या पढ़ेंगे, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब कुछ आपको इस चैप्टर के अंदर समझ में आने वाला है। फिजिक्स आप क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, बहुत से बच्चों का ये सवाल होता है ना, जो फिजिक्स को इतना इंटरेस्टेड वे में नहीं पढ़ पाते, यानी कि इंटरेस्टिंग उन्हें नहीं लगता फिजिक्स। उनके मन में यही सवाल आता है, यार ये फिजिक्स क्यों पढ़नी है, फिजिक्स की ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है जो हमें पढ़ना पड़ रहा है ये। तो फिजिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें आपको पढ़ना पड़ रहा है, ये भी आज के लेक्चर में आपको समझ में आएगा। इंटरेस्ट भी डेवलप करेगा आपका फिजिक्स के अंदर ये चैप्टर। तो शुरुआत करते हैं, फिजिक्स क्या है, भौतिकी क्या है। तो देखिए, फिजिक्स क्या है। फिजिक्स एक, अगर वर्ड के बारे में हम जाने तो फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड है। फिजिक्स का मतलब होता है नेचर। एरिस्टोटल ने बताया था कि फिजिक्स नाम देना चाहिए इन सभी फिनोमेना को। उसको समझने से पहले एक और चीज समझते हैं। फिजिक्स किस चीज का पार्ट है? ये पार्ट है भैया साइंस का। तो साइंस क्या है, सबसे पहले आप यही समझ लेते हैं कि भैया साइंस क्या है। तो साइंस अगर हम समझें तो साइंस क्या होता है? नेचुरल फिनोमेनास को समझना। कैसे समझ सकते हैं? एक्सपेरिमेंट्स करके, ऑब्जर्वेशंस लगा के, और उन ऑब्जर्वेशन से कुछ इन्फेरेंस निकाल कर। यानी कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अपना ऑब्जर्वेशन उसमें अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस एक्सपेरिमेंट से क्या आपको वहां पे दिख रहा है उस एक्सपेरिमेंट को करने से, और वो क्यों हो रहा है, उसमें अपनी लॉजिकल रीजनिंग लगाइए। वही साइंस है। साइंस को तीन हिस्सों में बांटा गया, वो समझिए वो कैसे बांटा गया। नंबर वन इज बायोलॉजिकल साइंसेज, नंबर टू इज केमिकल, एंड नंबर थ्री इज फिजिकल। तो देखिए, बायोलॉजिकल साइंसेज को आप एक कॉमन नेम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं बायोलॉजी। जो कि पीसीबी स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आता है कि बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उसमें हम लिविंग बींग्स की बिहेवियर के बारे में हम समझते हैं। तो ये बायोलॉजिकल साइंसेज है। नंबर टू, केमिकल साइंसेज। केमिकल साइंसेज को आप किस कॉमन नेम से जानते हैं? केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में क्या करते हैं हम? किसी भी सब्सटेंस के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, और उसके ऊपर पड़ने वाले दूसरे सब्सटेंसेस की वजह से क्या इफेक्ट हैं, उनको हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, या आप कह लीजिए केमिकल साइंसेज में पढ़ते हैं। नंबर थर्ड आती है अपने काम की बात। अपने काम की बात क्या है भैया? फिजिकल साइंसेज, यानी कि फिजिक्स। ये है भैया, ये फिजिकल साइंसेज ही फिजिक्स है। फिजिकल साइंसेज क्या है? जहां पर हम नेचुरल फिनोमेनास को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसका रेफरेंस लेते हैं? टाइम, मास, इन सब चीजों की हेल्प से जब हम नेचुरल फिनोमेनास को समझते हैं, वो फिजिकल साइंसेज है या फिजिक्स है। सबसे पहले अब हम समझते हैं फिजिक्स क्या है। देखिए, बायोलॉजी केमिस्ट्री आप समझिएगा जब आपके केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सब्जेक्ट शुरू होंगे। लेकिन अभी आप क्या सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं इस चैनल से? वो है फिजिक्स। तो फिजिक्स को समझते हैं। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स के लिए हमारा जो फिजिक्स वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड, मैंने पहले भी अभी भी बताया था, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है नेचर। संस्कृत में हम इसी को भौतिकी कहते हैं। ठीक है, भौतिक विज्ञान हम जानते हैं, फिजिक्स को हिंदी में कहा जाता है। तो फिजिक्स अगर देखा जाए तो वो ब्रांच है साइंस की जो डील करती है बेसिक लॉज ऑफ नेचर। बेसिक लॉज ऑफ नेचर, फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल लॉज, और उनके मैनिफेस्टेशन।
मैनिफेस्टेशन से क्या मतलब है हमारा? इन वेरियस नेचुरल फिनोमेनाज। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है एक तरीके से मॉडिफिकेशन। ठीक है, बेसिक लॉज ऑफ नेचर हमारे पास है, उन बेसिक लॉज को हम थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके या उनमें थोड़े चेंजेस लाकर हम कई सारे नेचुरल फिनोमेनाज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। वो ही हमारा बेसिक लॉज ऑफ नेचर का मैनिफेस्टेशन है या मॉडिफिकेशन है। फिजिक्स हमारी दो बेसिक प्रिंसिपल्स पर काम करती है जिसको हमें समझना होगा। नंबर वन इज यूनिफिकेशन एंड नंबर टू इज रिडक्शनिज्म। ठीक है, मैं आपको बहुत ही बेसिक क्रंच आपको इस स्टोरी का दूंगा। देखिए, स्टोरी की तरह समझिए इस चैप्टर को। आपको ज्यादा कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि हाँ मुझे इसको रटना है, क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नहीं आएगा भैया, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा इस चैप्टर से। आप सिर्फ इसको स्टोरी की तरह सुनिए, आज सुनिए, कल इसकी कुछ बातें याद रखिए, कुछ बातें भूल जाइए। फिजिकल वर्ल्ड का आपको कुछ भी याद नहीं रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बस स्टोरी की तरह इसको समझिए और इसका आनंद लीजिए। तो नंबर वन प्रिंसिपल क्या है? यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मतलब होता है जहां पर हम कई सारे फिजिकल फिनोमेनाज को कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और बेसिक लॉज की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। नहीं समझ में आया? अब समझ में आएगा क्योंकि हम एक एग्जांपल लेंगे। देखिए एग्जांपल क्या है? न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। जब आप न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, यह आपका सिर्फ एक लॉ है। इस लॉ की हेल्प से आप क्या क्या पता लगा सकते हैं? आप ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी बॉडी को जब छोड़ा जाता है तो वो अर्थ की तरफ क्यों अट्रैक्ट होती है, अर्थ की तरफ ही क्यों आती है। नंबर टू, मून का मोशन हम देख सकते हैं अर्थ के अराउंड। नंबर थ्री, अर्थ का मोशन हम देख सकते हैं सन के अराउंड। ये सभी नेचुरल फिनोमेनाज हैं, ये सभी फिजिकल फिनोमेनाज हैं। इनको हमने कैसे एक्सप्लेन कर दिया? सिर्फ और सिर्फ न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन से हेल्प एक्सप्लेन कर दिया। यही यूनिफिकेशन है। यानी कि आपने बहुत सारे फिजिकल फिनोमेनाज लिए और उनको किसी एक लॉ से, किसी एक कंसेप्ट से आपने उसको समझा दिया। वही यूनिफिकेशन है। नंबर टू इज रिडक्शनिज्म। नंबर टू इज रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म का मतलब है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स को आपको समझाना है माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स से। ये भी नहीं समझ में आया? क्यों समझ में नहीं आएगा भैया? जब हम एग्जाम्पल लेंगे, तो एग्जाम्पल लिया हमने, एग्जाम्पल क्या लेंगे? थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम का एग्जाम्पल लेंगे, थर्मोडायनेमिक्स। और उसके माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होंगे? यहाँ देखिए, माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, एंट्रोपी। ये सब इसके माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। यानी कि इनकी हेल्प से हमने इस थर्मोडायनेमिक्स यूनिट को समझाया है। देखिए, यहाँ हमने इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, एंट्रोपी की हेल्प से एक थर्मोडायनेमिक दैट इज माइक्रोस्कोपिक सिस्टम को समझाया है। बाद में यही माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहाँ पर काम आए? केटीजी में, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आप आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे तब हमारा केटीजी थोड़ा सा आएगा। बाकी आप मोर एडवांस लेवल पे आप पढ़ना चाहते हैं तो वो बीएससी लेवल में आएगा। तो ये हमारे दो बेसिक प्रिंसिपल हैं यहाँ पर फिजिक्स के। नंबर वन इज यूनिफिकेशन, नंबर टू इज रिडक्शनिज्म। इनके नाम से भी आप समझ पा रहे हैं, यूनिफिकेशन का मतलब यूनाइट करना यानी कि जोड़ना। रिडक्शनिज्म का मतलब रिडक्शन करना यानी कि तोड़ना, एक तरीके से हमारे सिंपल भाषा में अगर कहा जाए। अब सवाल आता है स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स यानी कि फिजिक्स का आने वाले टाइम में क्या स्कोप है। तो उसको आप कैसे समझ सकते हैं? देखिए, आपके चारों तरफ होने वाला कोई भी फिनोमेना हो, आपको उसे अगर एक्सप्लेन करना है तो आप फिजिक्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि पंखा घूम रहा है, यहाँ पर फिजिक्स लग रही है। टीवी चल रहा है, वहां पर फिजिक्स लग रही है। हम चल रहे हैं, फिजिक्स लग रही है। कोई भी चल रहा है, कोई कार चल रही है, कोई बाइक चल रही है, कहीं पर भी आप रोटेशनल मोशन और आपकी ऑप्टिक्स किसी भी तरीके से आप देखें तो फिजिक्स हर जगह अप्लाई हो रहा है।
तो फिजिक्स का अगर स्कोप समझना है तो देखिए, सबसे पहला तरीका है उसके सब डिसिप्लिन्स को समझने का, और दूसरा तरीका है वास्ट रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इट डील्स विद, यानी कि रेंज देखिए आप, क्या मैग्नीट्यूड का रेंज है जिन फिजिकल क्वांटिटीज को डील करता है। तो देखिए, बेसिकली दो मेन डोमेन्स होते हैं फिजिक्स के। नंबर वन इज क्लासिकल फिजिक्स एंड नंबर टू इज क्वांटम फिजिक्स। जो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर होता है या मैक्रोस्कोपिक सब्सटेंस पर काम करता है क्लासिकल फिजिक्स, यानी कि जहां पर मोशन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं हम, तो वहाँ क्लासिकल फिजिक्स। जहां पर हम बॉडी के बारे में, किसी पत्थर के बारे में बात करेंगे, क्लासिकल फिजिक्स। पंखे के बारे में, पंखे के घूमने के बारे में बात करेंगे, क्लासिकल फिजिक्स। हमारे चलने के बारे में बात करेंगे, फ्रिक्शन की बात करेंगे, फोर्स की बात करेंगे, क्लासिकल फिजिक्स। लेकिन क्वांटम फिजिक्स क्या है, ये बात करता है माइन्यूट लेवल पर, दैट इज माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक लेवल। आप कह सकते हैं एटॉमिक लेवल पर जब बात चली जाए, जहां पर हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ जाए, वो क्वांटम फिजिक्स है। सब डिसिप्लिन्स क्या हैं फिजिक्स के? नंबर वन मैकेनिक्स, नंबर टू ऑप्टिक्स, नंबर थ्री थर्मोडायनामिक्स, नंबर फोर इलेक्ट्रोडायनामिक्स, नंबर फाइव क्वांटम मैकेनिक्स, नंबर सिक्स इज रिलेटिविटी। तो देखिए, आपका इस क्लास 11th में ये होगा, मैकेनिक्स होगा, थर्मोडायनेमिक्स होगा, क्वांटम मैकेनिक्स, ये सारी चीजें देखिए। ये ऑप्टिक्स आपका क्लास 12th में होगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्लास 12th में होगा, क्वांटम मैकेनिक्स कुछ कुछ मान लीजिए 12th में होगा, क्योंकि न्यूक्लियाई वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन जो मोस्ट बेसिक, जो क्वांटम मैकेनिक्स हमने नाम दिया है, जो इसकी एडवांस लेवल है, वो आप बीएससी लेवल पर जाकर पढ़ेंगे। और देन रिलेटिविटी भी आपका काफी हद तक आप ये मान के चलिए कि आपका ये बीएससी लेवल है, लेकिन इसका भी कुछ पार्ट आप 12th में या 11th में पढ़ सकते हैं। देखिए, मैकेनिक्स क्या होता है, इक्विलिब्रियम और मोशन ऑफ मटेरियल बॉडीज एट लो टेम्परेचर, लो स्पीड्स, यानी कि जहां पर हम किसी भी दो मटेरियल बॉडीज जो कि लो स्पीड्स में है। लो स्पीड्स यहाँ पर क्यों रखा गया है? क्योंकि हमारा जो रिलेटिविटी होता है वो हायर स्पीड्स पर काम करता है, जहां पर ऑर्डर स्पीड का स्पीड ऑफ लाइट के बराबर चला जाए, वहां पर रिलेटिविटी काम करता है, वहां पर मैकेनिक्स काम नहीं करेगा। दैट इज मैकेनिक्स हमारी लो स्पीड्स पर जो मोशन हो रहा है या वहां पर जो इक्विलिब्रियम है, वो मैकेनिक्स समझाएगा। नंबर टू इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिकल की दुकानों पर जाते हैं, चश्मे बनवाते हैं, लेंस वहां पर यूज होता है। तो ऑप्टिक्स क्या बताता है आपको? नेचर एंड प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट किस तरीके से पास हो रही है, थ्रू मिरर, थ्रू लेंस, ये सब कुछ आपको ऑप्टिक्स से पता चलेगा। वो क्लास 12th में है। क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स, जहां पर हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स के इक्विलिब्रियम को समझते हैं, यानी कि मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स के इक्विलिब्रियम को समझते हैं थ्रू, वही आ गया यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल में बताया था, इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, एंट्रोपी, इनके बारे में हम समझेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। फिर आता है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। यहाँ पर चार्ज्ड और मैग्नेटाइज्ड मटेरियल की इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम समझते हैं, यानी कि जहां पर चार्ज रेस्ट में होगा वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगी, एंड जहां पर चार्ज मोशन में होगा वहां इलेक्ट्रोडायनेमिक्स लगेगी। ये बात आप जान लीजिएगा कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स दोनों अलग अलग चीजें हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वहां पर अप्लाई होगा जहां चार्ज रेस्ट पर है, एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वहां अप्लाई होगा जहां चार्ज मोशन में है। दैट आफ्टर क्वांटम मैकेनिक्स, जहां पर हम सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में बात करेंगे, वहां क्वांटम मैकेनिक्स आ गया। 12th लेवल पर, 12th लेवल पर आप इन्हीं की बात करेंगे। आने वाले उसमें जब आप ग्रेजुएट लेवल पर जाएंगे तो आप बहुत ही हायर टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। देन आता है आपका रिलेटिविटी।
रिलेटिविटी है थ्योरी ऑफ इनवेरियंस। ये आपकी तब अप्लाई होगी जब आपकी बॉडी का मोशन इतना हो या बॉडी की स्पीड इतनी हो जितनी की स्पीड ऑफ लाइट, वहां रिलेटिविटी यूज होती है। नंबर टू, आप स्कोप कैसे पता लगा सकते हैं किसी भी फिजिक्स का, फिजिकल क्वांटिटी का या फिजिक्स का? वो देखिए, आप मैग्नीट्यूड देखिए यहाँ पर क्या यूज हो रहा है। देखिए फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें फिजिक्स डील करता है, नंबर वन मास। मास हमारा इलेक्ट्रॉन से लेके यूनिवर्स के मास तक हम इसमें डील करते हैं फिजिक्स में। नंबर टू लेंथ, एक न्यूक्लियर साइज से या न्यूक्लियस के साइज से यूनिवर्स की लेंथ, या आप ये देख लीजिए सन और अर्थ के बीच का ही डिस्टेंस देख लीजिए, उसके बीच तक की बात करते हैं हम, या यहाँ पर यूनिवर्स की भी लेंथ ले सकते हैं आप। और टाइम इंटरवल देखिए, टाइम 10⁻⁻15 से लेकर के आप ये देखिए सन की एज तक को हम इस पे डिफाइन करते हैं। तो आप यहां से देखिए स्कोप कहां तक का है फिजिक्स का। देखिए इलेक्ट्रॉन से लेके यूनिवर्स के साइज तक, यूनिवर्स के मास तक हम बात करते हैं फिजिक्स के अंदर। लेंथ न्यूक्लियर साइज से लेके यूनिवर्स के साइज तक फिजिक्स में बात होती है। टाइम फर्मी लेवल 10⁻⁻15 से लेके सन की एज तक का टाइम हम इसमें डिस्क्राइब करते हैं फिजिक्स के थ्रू। फिर बात आती है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स का इतना क्रेज क्यों है। फिजिक्स का क्रेज इसलिए है, देखिए फिजिक्स की सिंप्लिसिटी, बेसिक लॉज की हेल्प से आप कितने भी सारे वेरियस फिनोमेनास को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं सिंपल बेसिक लॉज, सिंपल बेसिक कंसेप्ट्स के थ्रू। नंबर टू नेचुरल, हमारे देखिए सोशल बीइंग में काम आया है, आपको सोशली बहुत एक्टिव किया है, सोशली बहुत हेल्प की है साइंटिस्ट ने, बेसिक लॉज की हेल्प से ऐसे डिवाइसेस तैयार किए हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज बताई है, ऐसी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिससे कि सोसाइटी को बहुत हेल्प हुई है। तो ये फिजिक्स की महत्ता है। फिजिक्स का रिलेशन देखिए मैथमेटिक्स से भी है, केमिस्ट्री से भी है, बायोलॉजिकल साइंसेस से भी है। तो देखते हैं सबसे पहले मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में फिजिक्स का क्या रिलेशन है? देखिए फिजिक्स मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स फिजिक्स है, ये पहले से कहा जाता है। यानी कि फिजिक्स मैथमेटिक्स के बिना कुछ भी नहीं है। मैथमेटिकल, अगर न्यूटन ने कैलकुलस का इजाद ना किया होता, कैलकुलस को ना डिस्कवर किया होता, तो आपके लॉज ऑफ ग्रेविटेशन या लॉज ऑफ मोशन वो कैसे बनाता? ठीक है, बिना कैलकुलस के लॉज ऑफ ग्रेविटेशन नहीं बन पाते। तो न्यूटन ने कैलकुलस बनाई, कैलकुलस किसका पार्ट है? मैथमेटिक्स का पार्ट है, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन बने। नंबर टू केमिस्ट्री, एक्सरे डिफ्रैक्शन सबसे बड़ा एग्जाम्पल। एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को समझ पाए, किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर को, किसी भी क्रिस्टल के बारे में हमको जानकारी मिली, उसके वजह से हम क्रिस्टल की और प्रॉपर्टीज के बारे में केमिस्ट्री के थ्रू समझ पाए। नंबर टू एटॉमिक लेवल पे काफ़ी चीज़ें बताई। एटॉमिक लेवल पर आपको फिजिक्स ने बहुत फिनोमेना बताए, उसकी वजह से एटम्स को अरेंज किया गया पीरियोडिक टेबल के अंदर। और नंबर थ्री बायोलॉजिकल साइंसेस पे, यानी कि बायोलॉजी में। बायोलॉजी में क्या होता है? देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, या सबसे पहले आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप ही देख लीजिए। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जिसके थ्रू सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स बायोलॉजी के अंदर होते हैं, वो किस पर वर्क कर रहा है? फिजिक्स पर काम कर रहा है। नंबर टू इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसके थ्रू आप एटॉमिक लेवल पर जा सकते हैं बायोलॉजी के अंदर, वो आपका फिजिक्स की वजह से काम कर रहा है। नंबर थ्री आइसोटोप्स की स्टडी, आइसोटोप्स के कारण कैंसर डिजीज के क्योर किया जा रहा है,
वो बायोलॉजी में काम आ रहा है फिजिक्स के थ्रू। सोसाइटी को बहुत हेल्प किया है थ्रू टेलीफोन, कम्युनिकेशन, टीवी। देखिए टेलीफोन बहुत हेल्प किया है कम्युनिकेशन की वजह से, यानी कि कम्युनिकेशन हो पाया है टेलीफोन्स के थ्रू, ये फिजिक्स की उपलब्धि है। नंबर 2, कम्युनिकेशन, सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प किया है फिजिक्स ने। थ्रू सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाया। नंबर 3 इज टीवी। टीवी भी सैटेलाइट्स के थ्रू ही काफ़ी हद तक कंट्रोल होते थे, तो टीवी भी फिजिक्स का ही देन है। तो सोसाइटी को बहुत हेल्प किया है। सेमीकंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर्स, ये सब फिजिक्स के अंदर आते हैं और ये बहुत हेल्प कर रहे हैं अभी सोसाइटी को। तो ये फिजिक्स का ब्रॉड लेवल है, दैट इज एक्साइटमेंट। देखिए आप फिजिक्स आने वाले टाइम में बहुत यूजफुल होने वाली है। अब इस चैप्टर का फाइनल पोर्शन है, दैट इज फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, यानी कि वो फोर्सेस जिसके थ्रू हम बहुत सारी हमारे फिजिकल फिनोमेनास को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो दीज आर फंडामेंटल फोर्सेस, यानी कि इन फोर्सेस की तो ये मिनिमम फोर्सेस हैं जिनकी जरूरत है ही है, जिनको हमको समझना है। तो नंबर 1 इज ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नंबर 3 इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड नंबर 4 इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स, सबसे पहले हम समझते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा किस तरीके से डिफाइन होता है, G m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यानी कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। ये वो फोर्स है जो दो बॉडीज के बीच में लगता है, दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स जो दो बॉडीज के बीच में लगता है बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। ये 1/r² के प्रोपोर्शनल है और लॉन्ग रेंज फोर्स है, यानी कि कितनी भी दूर हो बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। इसका ऑर्डर शॉर्ट होता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स आर द वीकेस्ट फोर्स अमंग ऑल दीज फोर। ठीक है, इन चारों के बीच में सबसे वीकेस्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर 2 पे आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी कि ये वो फोर्स है जो दो चार्जेस के बीच में लगता है जब वो रेस्ट पर होते हैं। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। अब आप क्लास 11th में सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स को समझेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स को आप क्लास 12th में डिटेल्ड वे में समझेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स आपका क्लास 11th में है। ये फोर्स भी आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, दैट इज 1/r² के प्रोपोर्शनल है। ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, यानी कि ये भी काफी दूर तक काम करता है और ये आपका काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से कम है लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। लास्ट में मैं इनके आपको रेशोज बताऊंगा। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बारी आती है। अब ये वो फोर्स है जिसके थ्रू न्यूक्लियस बाइंड रहता है। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो बाइंड रहते हैं न्यूक्लियस में। न्यूक्लियॉन्स यानी कि न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ये बाइंड रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ये वो न्यूक्लियर फोर्स है। किसी भी न्यूक्लियस के अंदर दो तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स, हम उनको कॉम्बिनेटिवली कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, कंबाइनली कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। एंड न्यूक्लियॉन्स को कॉन्स्टिट्यूएंट करता है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इनको एक ही न्यूक्लियस के अंदर रखना, क्योंकि प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता लेकिन प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। इनके बीच में लगता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स विच इज अट्रैक्टिव इन नेचर, बट दीज आर अट्रैक्टिव इन नेचर बट शॉर्ट रेंज फोर्सेस, यानी कि फर्मी लेवल पर ही ये काम करेंगे, फर्मी लेवल के बाद ये काम नहीं करते हैं, वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करना शुरू कर देगा। उसके बाद आता है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि न्यूक्लियर इंटरेक्शंस जहां पर भी होंगे, जहां पर भी आपका न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो की बात होगी, या आप
क्लास 12th में समझेंगे। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा इतनी अच्छी से, लेकिन समझिए जहां भी न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो के बारे में बात होगी वहां पर वीक न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। ये भी शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं, ये भी अट्रैक्टिव होते हैं नेचर के। तो अगर हम एफ जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को, या यहां पर नहीं, इसको यहीं लिखते हैं, एफ जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, एफ ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को, एफ एस से हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को, एंड एफ वीक को हम एफ डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का 10⁻36 ऑर्डर का होगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10⁻38 के होते हैं और के ऑर्डर के होते हैं, एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस 10⁻25 के ऑर्डर के होते हैं। तो ये एक तरीके से इनका रेशियो है जो आपको याद रहना चाहिए। तो ये है आपका चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड क्लास 11th। तो आज का लेक्चर हमारा यही रहेगा। अब हम आने वाले लेक्चर्स में क्लास 11th के सेकेंड चैप्टर को शुरू करेंगे, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो लाइक आई हो तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन पता चलते रहे हमारी आने वाली वीडियोस के। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।